भैया जो मार्केट का हाल है यही कहना पड़ेगा, अरे हाय हाय ये ऑपरेटर बना देता मार्केट को ये थिएटर, ये जब भी है इसे चढ़ाए फिर डबल तेजी से गिरा के हमको तो ये खूब रुलाए, अरे हाय हाय ये ऑपरेटर। भैया ऑपरेटर ने बजा रखी है, कल बाजार भगाया आज डबल तेजी से गिरा दिया। तो भैया ये लो ऑपरेटर का तो गाली है, दो दुखी तो कितना है। आज चर्चा करिए वीडियो के अंदर ऑपरेटर को कैसे फेस करना चाहिए, जो लोग एफएनओ में फंस जाते हैं। मतलब मैंने वो समझाया जो मैं कर रहा हूँ फॉलो, क्योंकि आपको पता मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कभी भी नहीं देता। एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया है। आप कहते हैं ना किसी स्टॉक का एग्जाम्पल लेके थोड़ा समझा दो कुछ, उसको कैसे समझते हैं, क्या चार्ट देखते हैं, तो मैंने चार्ट वार्ट भी उसके समझाने की कोशिश की है विदाउट एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। आपको क्या लगता है कि अब बाज़ार फिर गिरेगा या चढ़ेगा? आप सिर्फ 2 शब्दों में कमेंट में लिखिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। उसमें आपने लिखना है डाउन अप, डाउन अप। तो मैं गिनूंगा आज कितने लोग डाउन लिखते हैं, कितने लिखते हैं अप। तो डार्लिंग वेट ना करिए, फट से कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सबसे पहले तो आपकी दिल की इच्छा पूरी हो गई होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना था कि ट्रंप जीतेंगे तो भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छा होगा, और कल उनके जीत के आसार नज़र आए तो भारतीय बाज़ार भागे, और आज जब वो जीत चुके हैं तो भारतीय बाज़ार धड़ाम से ही गिर गया। ये होता है, ये शेयर बाज़ार में ऐसा होता है। कहते हैं दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी शादी अमेरिका में हो रही है, नाच हम यहाँ रहे सारी नाच आज निकाल दी। चलिए आज की वीडियो में ना आपके लिए खास मैंने एक बात डिस्कस करी। आप कहते हो ना भाई ऑपरेटर को, कई लोग पूछे सर ऑपरेटर को कैसे फेस करें, और कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर किसी स्टॉक की चर्चा करिए। तो आपको पता है मैं बाय सेल रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, तो फिर मैंने क्या सोचा कि एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि जब लोग फंस जाते हैं किसी स्टॉक्स के अंदर किसी भी, तो कैसे ऑपरेटर उनको अपने जाल में फंसाता है और उससे निकलने का आसान और सटीक तरीका क्या है, इसकी चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। तो थोड़े समय बाद पहले थोड़े बाज़ारों को समझ ले, फिर बीच में उसकी चर्चा करूँगा। तो आज की वीडियो में आपने अंत तक बने रहना, और आपके फेवरेट स्टॉक को मैंने आज एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया है विद द डिस्क्लेमर, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्कशन है, क्योंकि शेयर बाज़ार में जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। अब अगर हम बात करें आज के बाज़ारों की, तो देखोगे आज की कैंडल ने ना बिल्कुल कहते हैं ना दिल तोड़ दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आज कैंडल, बताओ इतनी ज़बरदस्त बेयरिश मारूबोजू कैंडल बनी है। इसने कल की कैंडल की पूरी बॉडी को अपने अंदर समा लिया है। इसको बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर का ये वाला पार्ट छूट गया है। तो अगर आप कैंडल को ध्यान से देखेंगे, इसकी ऊपर की विक ना के बराबर है, नीचे की विक ना के बराबर है, बड़ी बेयरिश कैंडल है। इसको बोलते हैं बेयरिश मारूबोजू कैंडल। मारूबोजू कैंडल वो होती है जहाँ ऊपर और नीचे की विक नहीं होती। अगर हल्की फुल्की विक हो तो हम उसको मान लेते हैं नहीं है। हालांकि जो एग्जैक्ट मारूबोजू कैंडल है उसमें ऊपर नीचे की विक नहीं होती। इसका मतलब बाजार डेज पीक पर खुला और बंद डेज लो पर हुआ। तो इस कैंडल में बाजार डेज पीक से थोड़ा सा नीचे खुला था और डेज लो से थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। तो कह सकते हैं इट इज़ ए गुड रेप्लिका ऑफ बेरिश मारूबोजू कैंडल। तो ये जो कैंडल है ये दर्शाती है कमज़ोरी। 2 दिन हरी कैंडल बनी, और ये कैंडल तो कुछ नहीं, इसका डेड कैट बाउंस था। ये एक अच्छी कैंडल थी जो मिडल बोलिंजर बैंड के पास पहुंची, जिसका मैंने कल चर्चा किया था। मैंने कहा था खुश होने की बात नहीं है, बाजार गिर सकता है। और देखिए आज बाजार कल जितनी बढ़त पकड़ी थी उतनी ही उसने आज बढ़त छोड़ दी। परसों की क्लोजिंग यहाँ थी, आज उसके नीचे जाके वो बंद हुआ है।
तो कल की कैंडल को तो उसने बेसिकली नष्ट कर दिया आज। तो ये मतलब बाज़ार की ना कहानी है, बाज़ार बहुत ही गुंडे किस्म का होता है। और यहाँ देखिए बुलिश क्रॉसओवर बनने के आसार नजर आ रहे पर बना नहीं। RSI इतना मजबूत हुआ था, वापस 40 के लपेटे में आ गया। तो यानी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो बोलिंजर बैंड पे बाज़ार कमज़ोर, मूविंग एवरेज पे बाज़ार कमज़ोर, ठीक, MACD पे बाज़ार कमज़ोर, RSI पे कमज़ोरी बढ़ी है। तो सारे पैरामीटर्स पे अभी बाज़ार कमज़ोर है। अब अगर हम बात करें मार्केट मूड में भी काफ़ी डिफ्लेक्शन आ गया होगा। देखिए मार्केट मूड वैसे स्टेबल है, बाकी ना मैं पता नहीं कोई, वैसे मैं टिक्का टेप से लेता हूँ, आपको बता दूँ, पर मेरे को इस पर इतनी रिलायबिलिटी नज़र नहीं आती है। जैसे आज इतना बुरा दिन था पर ये फियर कम कर रहा है, पता नहीं कैसे कैलकुलेट करता है मुझे इतनी, कई बार बड़े एब्जर्ड से ये मूव, तो इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, पर थोड़ा जानकारी के लिए ठीक है, थोड़ा सा पता रहता है। अच्छा आज देखिए US 10 ईयर ट्रेजरी डॉलर इंडेक्स जो है गिरा है, US डॉलर इंडेक्स, तो ये अच्छी बात है, लेकिन हायर साइड पे इसलिए नेगेटिव। क्रूड महंगा हुआ है पर लोअर साइड पे इसलिए पॉजिटिव। रुपया हल्का सा गिरा है पर महंगा इसलिए नेगेटिव। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड हल्की सी गिरी है पर महंगी है इसलिए नेगेटिव। तो अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स में कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा नहीं है मूड माहौल। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ, मतलब अच्छी बात तो क्या, एक बात बताऊँ कहना चाहिए, बुरी है वैसे तो, कमोडिटी में बाज़ारों में बड़ी भारी गिरावट आई है, स्पेशली गोल्ड सिल्वर में तो बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अब एक्चुअली ट्रंप के इलेक्शन को लोग किस तरह से नज़र से देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ट्रंप जो है टैक्सेशन कम करेंगे, ट्रंप के चलते अभी ब्याज की दरें कम होंगी। एक तरफ टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, दूसरी तरफ अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो उससे कॉस्ट ऑफ फंड्स घटेगी, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी बाज़ार में कंजम्पशन बढ़ेगी, पर उससे खतरा पैदा हो जाएगा इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई तो फेड आगे ब्याज नहीं घटाएगा, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि वहाँ की कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा। ट्रंप जो है बेसिकली अमेरिका फर्स्ट अप्रोच पे चल रहा है, जिसके चलते बाहर की कंट्रीज से आने वाले इंपोर्ट्स पे टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे, तो उनकी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी और बाज़ार में उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाहर की कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होता है कम फ़ायदा होता है, ये वक्त बताएगा। तो इस करके थोड़े मिले जुले संकेत हैं। हमें शुरू में ट्रंप का सिलेक्शन इसलिए अच्छा लगा था कि वो चाइना के साथ डील कम करेगा, तो चाइना एक्सपेंशनरी मोड में शायद ना जाए, एक्सपेंशनरी मोड में ना जाए तो चाइना में FIs ना इन्वेस्ट करें, FIs वहाँ ना इन्वेस्ट करें तो हमारे यहाँ से विड्रॉल कम हो जाए, पर ऐसा कोई सिग्नल नहीं है आज की डेट में। आज तो बहुत भयंकर बिकवाली करी है FIs ने, मतलब आज तो कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट बिकवाली कर दी है, वो भी हर सेगमेंट में। लगभग 5000 करोड़ की कैश सेगमेंट में, 1146 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में, 7200 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में, और कुल मिला के 13,500 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली सभी सेगमेंट में की है। आज DIs भी थोड़े से सक पकाए हुए थे, जिसके चलते उन्होंने उनकी कैश बिकवाली के मुकाबले आज लेस बिकवाली की है, बहुत लेस बिकवाली है। सॉरी, FIs की बिकवाली ज़्यादा है, इनकी बहुत लेस खरीदारी है, जिसके चलते आज एक भयंकर कैश सेगमेंट बिकवाली है 3102 करोड़ की। इसका मतलब आज बाजार की गिरावट में रिटेल इन्वेस्टर ने ज़्यादा खरीदारी की है, कल उनको गर्म कर दिया गया, आज उनको माल चिपका दिया गया। अब इस मूड माहौल में बाजार का माहौल ख़राब है। अब आप देखिए वैसे तो इंडेक्स फ्यूचर काफ़ी लाइटर साइड पर है 24, और स्टॉक फ्यूचर भी आज थोड़ा सा कम हुए पर वो हायर साइड पर है। अब इसके चलते लोग फंसे हुए हैं और ऑपरेटर उनको निचोड़ रहा है। मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। आप टाटा मोटर के शेयर को देखिए, ये वन डे का चार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि टाटा मोटर में जितनी ज़्यादा गुड न्यूज़ है किसी कंपनी में नहीं है। इनका केरला में प्लांट शुरू हो गया। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, बीच बीच में बार बार दूंगा, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी रिक्वेस्ट में स्टॉक एनालाइज कर रहा हूँ। इसको एज एन इन्वेस्टर ऑपरेटर जब फंसाता है FNO ट्रेडर्स को, तो कैसे इसको डील करना चाहिए, उन बातों की चर्चा करूंगा। पर मेरी तरफ से ये कोई भी सुझाव नहीं है, आप अपने रिस्क एपेटाइट से काम करें, क्योंकि बात समझिए, ये शेयर सस्ता है मान लीजिए, तो उनके लिए सस्ता है ना जिनके पास है नहीं। जो पहले फंसे हुए उनके लिए क्या सस्ता है, वो पहले लुटे हुए हैं, तो वो खरीद नहीं पाएंगे ना। आदमी का अपना रिस्क एपेटाइट होता है। कोई सोच रहा है कि मैं इसको खरीद लूँगा 10 दिन में बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो सही, पर मान लो बड़ा महीने बाद तो 6 महीने बाद तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट से काम करना है। किसी के कहने पे कभी भी किसी के राय से मशवरे से काम नहीं करना होता। मैं आपको ये बड़ा भारी डिस्क्लेमर फिर से दे रहा हूँ। ये बेयरिश ओवर सोल्ड जोन में एंटर कर चुका है इसका RSI। आज इसने क्या करा, जो पिछले 3-4 दिन की वो था मामला गिरा दिया और इसने मूड माहौल काफ़ी ख़राब कर दिया।
इसमें लगातार आप देखेंगे मूड काफ़ी खराब चल रहा है बहुत समय से, कोई इसके अंदर स्पाइट नहीं है। इसका डेली चार्ट पे आप देखो, कोई भी कैंडल जो है मिडल बोलिंजर बैंड को टच नहीं कर रही, सब नीचे की तरफ बन रही है, जो इसमें बड़ा बियरिश पैटर्न दिखा रही है। इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज काट दिया, 50 डेज का मूविंग एवरेज काट दिया। जब 200 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक काट देता है तो बहुत बेरिश हो जाता है। तो यानी अभी इसमें काफ़ी कमजोरी आ चुकी है। मंथली चार्ट देखिए तो मंथली में देखेंगे 4 मंथ से लगातार लोअर बॉटम लोअर टॉप सब कुछ लोअर बन रहा है, लोअर ओपन लोअर क्लोज। बियरिश क्रॉसओवर मंथली चार्ट पर एमएसीडी का बन गया है और आरएसआई काफ़ी नीचे आप देखेंगे, ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल्स पे है, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकली वीक है। वीकली पे देखेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। वीकली पे कैंडलें फिर आप देखोगे सट के बन रही हैं, किसके? लोअर बोलिंजर बैंड की। एक भी कैंडल ऊपर की तरफ नहीं उठा रही है, जो और बियरिश क्रॉसओवर बहुत मजबूत होता जा रहा है। आरएसआई 34 हो गया, यानी हर पैरामीटर पे स्टॉक बड़ा वीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए? देखो मैं आपको बोलूं, अगर मेरे विचार से सोचें आप, तो मैं तो कहूँगा इसमें उस आदमी, इसमें अब लोगों ऑपरेटर ने लोगों को फंसा दिया है। अब इसके फंडामेंटल्स देखिए, बड़े अच्छे लगते हैं। 9.15 का पी है, जबकि सेक्टर का पी 21 है। और क्या चाहिए? प्रॉफिट प्राइस टू बुक रेशियो इसका कम है, सेक्टर का मेरे का 4.5 के आसपास है, यहाँ दर्शाया नहीं जा रहा है। वैसे अगर आप कहो तो मैं दूसरी ऐप पे देख लेते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो। तो यार मैं जो भी डाटा देता हूँ, कोई मैं डाटा कलेक्ट तो करता नहीं, बनाता तो हूँ नहीं। मेरा तो डाटा जो होता है वो बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। उसके हिसाब से मैं अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से अल्टीमेटली मुनाफे में निकलता हूँ। इस वक्त मैं भी फंसा हुआ हूँ। बहुत सारी ऐप्स पे देखना पड़ता है चीज़ों को, इधर भी नहीं मिला। अब मैं देख रहा हूँ टिकर टेप पे, पहले मैंने देखा था स्कैनर पे, पर मुझे पता होता है। सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो है 6.82 और इसका प्राइस टू बुक रेशियो है 3.32 कह रहा है, ये 3.64 कह रहा है। 19-20 वेरिएशन होता है, कोई ट्रेलिंग 12 मंथ पे कैलकुलेट कर लेता है, कोई लास्ट वाले पे कैलकुलेट कर लेता है, इसके चलते। फाइनेंशियल ईयर का पी रेशियो ये 9.84 बता रहा है, ये 9.15 बता रहा है। रोस इतना अच्छा है, डिविडेंड लॉस मेकिंग कंपनी थी, डिविडेंड देना शुरू कर दिया है। इंडियन ऑपरेशन डेट फ्री हो गया है, इंटरनेशनल ऑपरेशन को डेट फ्री करना है। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड रेंज रोवर इसकी सब्सिडरी कंपनी है और कंपनी ने कसम खाई हुई है, पूरी हो जाए बाकी, कि नेक्स्ट ईयर तक ये इंटरनेशनल ऑपरेशन को भी डेट फ्री कर देंगे। जिस तरह टाटा स्टील को भगाया था, बहुत नीचे के रेटों पे था, कहाँ पहुँचा दिया, 4 गुना कर दिया। एक दिन ये शेयर भी आप देखेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा मैंने टीवी में बहुत सारे टीवी एंकर्स को, एनालिस्ट को कहते सुना है, लेकिन कहते हैं इसमें टाइम लग सकता है, अभी स्टॉक बड़ा वीक है। अब लोग कह रहे हैं भाई हम फंस गए हैं सर, हमने फ्यूचर ले लिए। मैंने भी बहुत फ्यूचर ले लिए, मैं बड़ा फंसा हूँ। मैंने बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई है जो बहुत बड़ी है। जैसे ही बढ़ता है मैं हर राइस के ऊपर फ्यूचर बेच देता हूँ, ठीक है। फ्यूचर का प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट फैक्टर होता है। फ्यूचर एक ऐसी जगह जहाँ ऑपरेटर फंसाता है। आज स्टॉक को गिर दिया 20 रुपये, तो मार्क टू मार्केट के चलते हुए हर लॉट पे 20 × 500 कर लो, 11,000 रुपये देने पड़े। जिसके पास 10 लॉट है तो 1,10,000 देने पड़े। जिसके पास 100 लॉट है उसको 1,10,000 रुपये देने, 1,10,20,000। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे स्टॉक बढ़ता है मैं इसका फ्यूचर बेचता हूँ, और बढ़ता है बेच देता हूँ, और बढ़ता है बेच देता हूँ। क्योंकि बेरिश मोड में ये गिरता है तो मैं वेट करता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं कैश में शेयर खरीदने लगता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मैं फ्यूचर बेचता हूँ जो कि एट ए प्रीमियम ऑफ कैश प्राइस होता है, और डीप फॉल के बाद खरीदता हूँ, तो मैं वही शेयर नीचे पे बहुत सस्ते रेट पे खरीद लेता हूँ और मेरे को फ्यूचर से निजात मिल जाती है। तो एज ए ट्रेडर ना तो इसमें मेरे को लगता है, ना मैं कोई पुट शॉर्ट कर रहा हूँ। मैं जब मौका मिलता है कॉल शॉर्ट कर देता हूँ। गिरता है, जब कॉल पे अच्छा प्रॉफिट है उसको स्क्वायर आउट कर देता हूँ, फिर बढ़ता है तो कॉल शॉर्ट कर देता हूँ। अभी मैंने पूरा मन बनाया फ्यूचर नहीं लूँगा, हालांकि हो सकता है बहुत गिर जाए तो ले भी लूँ एक आध फ्यूचर, लेकिन जितने बेचूंगा उससे बहुत कम लूँगा, लिए भी तो। वैसे फ्यूचर का मेरा विचार नहीं, मैं कैश में स्टॉक ऐड करूँगा, क्योंकि कैश वाले को ना ऑपरेटर नहीं फंसा सकता। भाई स्टॉक गिर जाएगा तो क्या होगा, बैठ जाएंगे, भूल जाएंगे। फ्यूचर वाला नहीं भूल सकता ना, मार्क टू मार्केट हो जाता है। पुट वाला नहीं भूल सकता ना, साला वो एक्सपायरी पे उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, सारा लॉस देना पड़ता है।
तो एफएनओ में मेरे हिसाब से जो लोग फंस रहे हैं उनको कोई भी चीज़ इसमें लॉन्ग वाली नहीं करनी चाहिए, ना तो पुट बेचनी चाहिए ना फ्यूचर बेचना चाहिए। उल्टा जैसे स्टॉक बढ़े, मैं तो फ्यूचर लॉस में स्क्वेयर ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है नीचे मौका मिल जाता है। और मान लो नहीं मिलता, सपोज मेरे पास मान लो एक एग्जाम्पल के लिए 100 फ्यूचर है, एग्जाम्पल के लिए, और मैंने इसको बढ़ता गया मैंने 20 फ्यूचर बेच भी दिए और ये भाग गया, तो क्या हुआ? 20 फ्यूचर अगर मेरे सस्ते कट गए, 80 फ्यूचर मुझे मिल गए। इसी तरह किसी के पास अगर 10 फ्यूचर हैं, उसने राइस के ऊपर 2 फ्यूचर काट दिए, उसके बाद भाग गया, तो 8 फ्यूचर में मोटा प्रॉफिट बच जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि अभी जिस तरह से मॉल बना हुआ है, चार्ट पे दिखा एकदम बीच में गिरता है तो कैश में स्टॉक ले लेता हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, मैं धीरे धीरे अपने फ्यूचर्स को कैश में कन्वर्ट करता जा रहा हूँ, अपने को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ और अपने को मजबूत बनाता जा रहा हूँ। कोई पुट मैं नई लिख नहीं रहा हूँ और मौका मिलता है तो पुट से निकल जाता हूँ। और इन्वेस्टर्स के लिए तो मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर, मेरे बच्चे जो हैं वो इन्वेस्टर हैं, वो एफएनओ में काम नहीं करते। जब गिरता है मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बच्चों को तो कर ही सकता है ना आदमी, क्योंकि कोई उसमें तो मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है ही ना कि मेरे बच्चे हैं तो वो मेरे उनमें क्या फ़र्क है। तो मैं उनको कहता हूँ कि हर फॉल पर ख़रीदते रहो। मेरे जो अपने बच्चे, मेरी डॉटर, मेरा सन, वो अपना हर फॉल पे खरीदते रहते हैं, पर मैं कहता हूँ ये थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो, रुकना नहीं अपनी। उनको ये नहीं बताता कितना खरीदो क्योंकि उनके पैसे हैं, वो जानते हैं। मैं कहता हूँ हर फॉल पे थोड़ा तो खरीदते रहो। किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो 100 शेयर खरीद ले, किसी के पास कम है तो 50 खरीद ले, ये उनको डिसाइड करना है। इवन मैं अपने बच्चों को भी हैंड होल्डिंग नहीं करता हूँ। तो एज एन इन्वेस्टर तो मैं सोचता हूँ कि इसको जितना खरीद लिया जाए बहुत अच्छा है, और एज ए एफएनओ इसको ना खरीदा जाए, उल्टा राइस पे बेचा जाए। देखिए कितना डिफरेंस ओपिनियन है। फिर मौका मिले नीचे खरीद लीजिए। अब किसी को डर लगता है तो पहले जब गिरता है नीचे खरीद लो, और जब बढ़ता है तो ऊपर बेच दो। मैं पहले मुझे डर लगता है तो मैं क्या करता हूँ, नीचे खरीदता हूँ, फिर जब बढ़ता है तो फ्यूचर बेच देता हूँ। पहले सस्ते आ गए हैं शेयर, मान लो मैंने 200 शेयर खरीद लिए, ऊपर बढ़ा मैंने 550 फ्यूचर काट दिया, 200 तो आ गए ना, भाग जाएगा तो 200 तो मुनाफा देंगे और मेरी पोजीशन भी हल्की होगी, फेस करना मुझे ऑपरेटर को आसान हो गया। अगर गिर जाता है तो फिर मैं और खरीद लेता हूँ, तो वो मौका मिलेगा बीच में। आप बंदा फ्यूचर से जितनी जल्दी इसमें से हट जाएगा ना, ऐसा हो सकता है मान लो मैंने 20 फ्यूचर काट दिए, मैं बड़ा हल्का हो गया, फिर धड़ाम से गिरा, तो मैं तो अपना कम से कम फिर 10 फ्यूचर का माल कैश में प्लस कर लूँगा, और गिरा और प्लस कर लूँगा। अभी क्या हो रहा है, मेरे को गिरता है तो मैं प्लस नहीं कर पाता क्योंकि मेरे फ्यूचर में लायबिलिटी आ जाती है। हर रोज हर बढ़त में फ्यूचर काट रहा हूँ और फॉल पे स्टॉक ले रहा हूँ। तो इसके चलते अगर मेरा 25, 30%, 40% माल कट गया और मैंने उसके भी आधे, 1/3, 1/4, 1/5, 1/2 शेयर खरीद लिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि बाकी फ्यूचर मोटा प्रॉफिट कमा देंगे और स्टॉक्स में तो और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। फ्यूचर का जो लॉस होगा वो अपना आगे के जो हमारे एफएनओ प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा। स्टॉक्स का तो पड़े रहेंगे, जब बेचेंगे तब प्रॉफिट होगा, तब टैक्स देंगे। पहले मैंने ऐसे बहुत किया था, वो तो क्या हुआ, मैंने अपने फ्यूचर्स को, शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट कर लिया और लास्ट में डीवीआर पे टैक्सेशन ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने सारे डीवीआर बेचे, तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। उस वक्त मैंने बहुत सारे फ्यूचर प्लस कर लिए, बस वहीं थोड़ी सी जो है ऑपरेटर ने मुझे फंसा दिया, गर्म करके फ्यूचर प्लस करवा दिए, और उस चक्कर में क्या हुआ, मैंने पुट्टे बेची थी, घेर दिया, वो इन द मनी हो गई, तो मैं फंस गया। अब मैंने अपने आप को काफ़ी संभाल लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर बेचता जा रहा हूँ, हर राइस पर स्टॉक खरीदता हूँ, ऊपर जाता है फ्यूचर बेचता हूँ, नीचे आता है स्टॉक खरीदता हूँ। पहले स्टॉक खरीद लूँगा, आज जैसे मैंने स्टॉक खरीदे हैं, अब अगर बड़ा फ्यूचर बेच दूँगा, कल गिरा तो स्टॉक्स और खरीद लूँगा। तो इस तरीके से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। फिर मैं बेटा एक बात बोल दूँ, ये मैं अपने रिस्क एपेटाइट से, आप मेरे को बहुत फोर्स करते हो, हर वीडियो पे लिखते हो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करिए, मैं समझ नहीं आता तो मैंने डिस्कस किया है, मैंने कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी। जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे परिवार के लोग कर रहे हैं, मैंने उसके बारे में बस चर्चा की है। मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मैंने इसके अंदर बहुत पैसा कमाया हुआ है। अब नुकसान हो गया तो मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, वो कमाया हुआ तो गया, फिर ले लेंगे। आपका रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरी सुनने से, मेरे कहने से कुछ मत करिएगा, पाप है ये ऐसे करना। अपना एनालिसिस करिए, अपना रिस्क एपेटाइट करिए, एनालाइज करिए, आप देखिए, अपना कन्विक्शन देखिए। मैं तो बता दी, इसकी नेगेटिव एक था, लोन बहुत ज़्यादा था, ये कह रहे हैं हम ख़त्म कर देंगे। फैक्ट्री लग रही है, टाटा पैसेंजर व्हीकल और टाटा कमर्शियल व्हीकल में इसको स्प्लिट कर दिया जाएगा, 2 कंपनियां बन जाएंगी, मतलब इसमें गुड फैक्टर है। और अगर लैंड रोवर जगुआर मुझे लगता है इंडिया में बननी शुरू हो गई तो उसके प्राइस गिर जाएंगे, उसका प्राइस गिर जाएगा तो क्या होगा कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसकी सेल बढ़ जाएगी। इसके साथ प्रेस्टीज भी अटैच्ड है, ब्रिटिश कंपनी इंडियंस ने ओन कर ली। कभी ब्रिटिशर्स हमारी कंपनियों को ओन करते थे, आज हम उनकी कंपनियों को ओन कर रहे हैं, तो प्रेस्टीज भी अटैच्ड है। जो यूरोप में बनती थी, यूके में गाड़ी बनती थी, जिन्होंने हमें
गुलाम बना के रखा। आज उनकी कंपनी की फैक्ट्री हमारी कंपनी में, फैक्ट्री उनकी कंपनी को हमने एक्वायर कर लिया, वो फैक्ट्री हमारे यहाँ लगी। और कुछ भी कहो, सही से बताया, कमेंट में लिख के बताओ, डिफेंडर की टॉर है कि नहीं, रेंज रोवर की टॉर है कि नहीं, BMW भी अच्छी होती है, मर्सिडीज़ भी अच्छी होती है, जीप भी अच्छी है जो मैंने लिए ग्रैंड शो की, लेकिन जो टॉर लैंड रोवर की गाड़ियों में जिसमें डिफेंडर में रेंज रोवर में मज़े कुछ, सारे बड़े स्टार वही ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सारे एनालिसिस मैंने कर दिया, पर विदाउट एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। प्लीज़ बी कॉशियस। बहुत खतरनाक शेयर इस वक्त ये बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बेरिश बना हुआ है, इसलिए इसमें आदमी को किसी भी प्रकार का, ट्रेडर को मेरे हिसाब से लॉन्ग नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कर रहा हूँ, जहाँ मौका मिलता है शॉर्ट करता हूँ, कैश में स्टॉक खरीद देता हूँ, कैश में मैं भर लूँगा, मैंने काफ़ी भर लिया और भी भर लूँगा, और इसलिए फ्यूचर काटता रहूँगा। ये मेरी सिंपल सी रणनीति है। बताइए आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखिएगा आपका अपना विचार। हालांकि ये बड़ा खतरनाक शेयर, तो ये मैंने एक स्टॉक की चर्चा कर दी आपके साथ। अब मार्केट में वापस चलते हैं। देखिए सारे इंडेक्स गिरे हुए थे, सारे आप देखेंगे 1% के लपेटे में गिरे हुए थे। जो थोड़ा कम गिरे हुए थे वो सिर्फ मिड कैप थे, अदरवाइज स्मॉल कैप, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, 100, 200, 500, निफ्टी बैंक भी, निफ्टी भी सब 1% के लपेटे में गिरे हुए थे। सारी कहानी खत्म थी। एडवांस 928 था, डिक्लाइन 1569 था। भाग रहा था अपोलो हॉस्पिटल, कोरोमंडल, गुजरात गैस और चंबल फर्टिलाइजर। गिर रहा था हिंडाल्को, ट्रेंट, ग्लेनमार्क और मुथूट फाइनेंस, इनकी बत्ती लगी हुई थी। 5 स्टॉक बढ़े हुए थे निफ्टी 50 में, 45 घटे हुए थे। कल 24,484 बंद हुआ, आज उससे ऊपर खुला और पीक बना लिया 24,503 का। तब शुरू में लगा आज बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन देखिए ऑपरेटर ने गेम खेला, धड़ाम से गिरा दिया, फिर बॉटम ही खेलता रहा सारा दिन, और बॉटम बनाया 24,179 का। हालांकि 24,200 के नीचे क्लोजिंग दी है। अब 24,200 के ऊपर देता था, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था, पर नीचे दिए जान के। लगभग 300 पॉइंट से थोड़ा कम और 1.25% थोड़ा कम गिरकर बाजार बंद हुआ। मेरे को लगता है कल एक बारी को फिर से बाउंस बैक आ सकता है शायद, पर उसको भी हम वो नहीं मानेंगे। अब जो मुझे लग रहा है कुछ दिन गिरावट के बाद लगेगा तेज़ी आ रही है, तेज़ी के बाद लगेगा गिरावट आ रही है, मेरे को तो ये लगेगा। लेकिन जिस तरह से आज गिरा, हो सकता है कल भी गिरे, एक संभावना ये भी है, 50-50 का चांस है। पर वक्त वो आ गया है बाय ऑन सेल का, बाय ऑन कह रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स का, इन्वेस्टर्स के लिए। मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर मैं तो फंसा हुआ हूँ, पर मैं अपने बच्चों को, जो क्योंकि वो एफएनओ में ट्रेड नहीं करते ना, परिवार के सभी सदस्यों को एफएनओ में नहीं लगना चाहिए। मैं करता हूँ एफएनओ में एग्रेसिव ट्रेड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस। मैडम करती हैं सिर्फ पुट वाला ट्रेड और कॉल वाला ट्रेड, वो फ्यूचर में ट्रेड नहीं करती हैं। बच्चे जो है मेरे एफएनओ में काम नहीं करते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब मैं फंसा होता हूँ, मार्केट गिरती है, तो अब मैं पहले शॉर्ट्स नहीं करता था, अब मैंने शॉर्ट खेलना भी शुरू कर दिया। स्पेशली जैसे टाटा मोटर हो गया, रिलायंस हो गया, इनमें मैं आजकल ना जब बढ़ते हैं तो सेल ऑन राइज लगाता हूँ, फ्यूचर बेच देता हूँ, नीचे गिरेंगे तो शेयर उठाऊंगा। बड़ी सिंपल रणनीति है। शेयर बहुत अच्छे हैं, शेयर इकट्ठे कर लेते हैं, धीरे धीरे फ्यूचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ एक फ्यूचर छूट जाएंगे, बचे हुए फ्यूचर बहुत मोटा प्रॉफिट करा देंगे। पुट्टे बेचनी नहीं है, कॉलें बेचनी है हर राइस पे। मैं तो 850 में भी कॉल बेच दी, फिर स्क्वायर ऑफ कर लिया, आज 4,500 पे बच गए थे। तो मैं तो सिंपल से समझ में आ गया ना, इसके हर बाय ऑन राइस पे फ्यूचर बेचो, कॉल बेचो, फिर मौका दे इसको स्क्वायर ऑफ करो, बस। फ्यूचर मत करो, कॉल तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। फ्यूचर इसलिए नहीं करो क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो शेयर खरीद लो ना। मैं तो ये लगा रहा हूँ, शेयर खरीद लेता हूँ। आज शेयर खरीद लिए, 3 फ्यूचर बेचे थे, आज मैंने शेयर खरीद लिया। मैं वेट करूँगा और गिरेगा तो शेयर खरीद लूँगा। मैडम भी गर्दन में जा रही है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही कर। तो भैया ये सिंपल सा है। आज टॉप 5 ही शेयर्स थे, 2 टॉप गिरे थे। आज HDFC लाइफ को भगा दिया फिर से। गिरने वालों में हिंडाल्को, ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, ये गिरे हुए थे। अब इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। नया एक्सपायरी का शुरू होगा सेकंड वीक, और 24,500 पे ही बाजार का मैक्सिमम पेन है। यहाँ पे कॉल रेटिंग हाईएस्ट है। पुट राइटर्स यहाँ से गायब है, यानी पुट राइटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है। पुट राइटर्स तो 23,000 पे बैठे हुए हैं बहुत डर के, और जो मंथली वाला है वहाँ पर 25,000 पर कॉल राइटर्स बैठे, यहीं मैक्सिमम पेन है। पुट राइटर्स वहाँ भी 23,000 बैठे हुए। ये पुट राइटर्स के मन में तो खौफ आ गया भैया इसमें। 0.61 के PCR से वीक स्टार्ट हुआ, बहुत हल्के से, पर साला कमजोरी है। मंथली वाला भी आज काफ़ी गिर गया, 1.19 हो गया। पीछे थोड़ा थोड़ा गिरा था, अब हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग जो हैं, बड़े लोग यही कर रहे हैं, वो
कॉल एक शॉर्ट कर रहे हैं, पीसीआर है ना, कॉल ज़्यादा होगा ओपन इंटरेस्ट तो गिर जाएगा। तो समझदारी भी ऐसे में यही है, अपना कॉल शॉर्ट कर दो, साला क्या करेगा वो। अच्छा, 3 शेयर बढ़े निफ्टी बैंक में, 9 घटे, जिसके चलते कल 52,317 पे बंद हुआ, उससे नीचे खुला, पीक बनाया 52,377, कल से थोड़ा ऊपर, फिर गिर गया, फिर ऊपर नीचे काफ़ी वोलाटाइल रहा। बॉटम शुरू में ही बना लिया था, उसको टेस्ट भी नहीं करा, बाद में 51,752 का, फिर 51,916 पर 400 पॉइंट गिरकर 0.77% की गिरावट के साथ बंद हुआ। फेडरल बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है बड़े हुए थे, बाकी सबकी मम्मी पापा बनी हुई थी। सबसे ज़्यादा ये कुत्ता गिरा है इंडसइंड बैंक, बुरा नहीं मानना, कमज़ोर हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, मैंने इसके 2 फ्यूचर बेचे थे ऊपर के रेटों पे, तो बढ़िया हो गया था। शॉर्ट कर देता हूँ, तो कारण क्या है कि जब पकड़ ही नहीं आ रही है, फिर नीचे में एक आज प्लस कर दिया, ईमानदारी की बात, तो लगभग नवंबर का बेचा, जनवरी का प्लस कर दिया। नवंबर का बेचा था 1080, 1090 का, जनवरी का प्लस कर लिया 1080 पे, तो 1080 पे किया, 1090 का बेचा था दूसरा वाला, 10 रुपये नीचे, वो भी जनवरी का, जिसमें 10 रुपये का प्रीमियम भी है, तो यानी 20 रुपये सस्ता मिल गया। 500 का लॉट है तो 10,000 रुपये बच गए, और पोजीशन अभी भी लाइट है क्योंकि 2 बेचे। अब अगला जो है प्लस करूँगा और डीप फॉल आएगा तब कर लूँगा, या इसके शेयर ले लूँगा। ये भी मुझे लगता है काफ़ी गिर गया है, बाकी इसके रिजल्ट भी बड़े ख़राब आए हैं, इसमें नेगेटिव है। टाटा मोटर्स में तो सेल की बात थी, अक्टूबर सेल भी ठीक हुई है, तो बाकी ना स्टॉक्स का कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कभी भी स्टॉक्स ना किसी के से इम्प्रेस होकर नहीं लेना चाहिए, अपने स्टडी करनी चाहिए, जिसने ली टिप उसकी भी टिप। मैं इसलिए कभी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। अब ये देखिए आप निफ्टी बैंक तो बिल्कुल ऐसा हो गया, देखो रेंज बाउंड हो रहा है बिल्कुल। आप अगर देखेंगे ना, मोटा रेंज बाउंड है, वैसे हल्का सा ऊपर की तरफ ही चल रहा है, पर यहाँ से देखेंगे तो अजीब साइज बन रहा है चार्ट। बुलिश क्रॉसओवर बना है, वो कम हुआ आरएसआई, तो इसका ठीक है 51 का। अब मैंने भी आज इसका पीसीआर जब देखता हूँ तो सॉरी पुट का ओपन ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ एक्सपायरी का, तो मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम पेन 52,000 पे बाजार बंद हुआ है, 52,000 के आसपास ही। कॉल पुट राइटर्स तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स 53,000 पे बैठे हुए हैं, और इवन 52,000 पे दोनों कॉल राइटर्स पुट राइटर्स टक्कर के। यानी निफ्टी बैंक में थोड़ी मजबूती नज़र आ रही है मुझे कंपैरेटिवली निफ्टी 50 के मुकाबले। तो पीसीआर इसका आज गिरा है, यानी कहीं कॉल रेटिंग ज़्यादा भी है, मंथली वाला भी गिरा है, तो कमजोरी के संकेत है। मैंने क्या किया, एक कॉल स्क्वायर ऑफ करी, एक फ्यूचर बाय किया, 3 पुट्टे सेल करी, एक स्टॉक ऑप्शन जो है मैंने पोजीशन स्टॉक में बना दी। कोई शेयर गिरा तो मैंने उसके स्टॉक्स खरीदे। इस तरह से मैं कंपनियों में काम कर रहा हूँ। ये सारी थी कहानी। तो बेटा अगर आप भी सीखना चाहें बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए, तो मेरे पास फ़ायदा नहीं ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं देता ही नहीं हूँ। आप सीखना चाहें जिसके ज़रिए मैं आपको वीडियोस के ज़रिए, डेमोस के ज़रिए, सिनॉप्सिस के ज़रिए सिखाता हूँ, और यही दिखाता हूँ कि कैसे फंस जाओ तो निकलने की कोशिश की जाती है, कैसे कैश अरेंज करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, सब बातों का कोशिश करते हैं उसके थ्रू बच्चों को नॉलेज बांटने की, विद स्ट्रिक्ट कि कोई भी चीज़ जो है उन्होंने बाय सेल रिकमेंडेशन कोई नहीं फॉलो करनी है, अपना सीखना है। जब सीख जाओ तो अपने रिस्क एपेटाइट और अपने एनालिसिस, अपने कन्विक्शन के हिसाब से ट्रेड करो। आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के लिए तो नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। और अगर आप यूट्यूब पे मेंबर बनना चाहें तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हो। डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।